अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हम जी आज बात करेंगे ज़रा इजराइल की, बात करेंगे ज़रा इस्लामिक कंट्रीज की, और जाहिर है कि भारत और पाकिस्तान की भी। हम यहाँ पे आज ये भी बात करेंगे कि जी बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज हैं जिसमें कि यूएई को ख़ास तौर पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जिन्होंने इजराइल को ना सिर्फ ये कि तस्लीम किया है बल्कि इजराइल का डेलीगेशन भी जो है वो वहाँ पर जाता रहता है यूएई में, और उन्होंने उनकी जैसे जहाँ पे इबादत गाह जिसे हम कहते हैं इजराइल की या यहूदीज की, वो भी बनाई है। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सऊदी अरब भी आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ को चल रहा है जहाँ पे वो इजराइल को तस्लीम कर ले, और पाकिस्तान को इस चीज में सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए भी। और भारत को भी हम देखते हैं कि भारत के रिलेशंस भी जो है वो इजराइल के साथ काफी बेहतर है। पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेस करनी है, पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है, तो पाकिस्तान को रिलीजन को थोड़ा सा साइड पे करना पड़ेगा। और हमारे पासपोर्ट पे जो लिखा हुआ है कि हम हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं सिवाय इजराइल के, वो हटाना होगा। और उसको हटाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद मुल्क को चलाने के लिए रिलीजन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। बहुत सी कंट्रीज में ठीक है, रिलीजन हर एक का अपना मामला होता है, कौन किस रिलीजन पे बिलीव करता है, कौन क्या करता है, ये टोटली एक इंसान का अपनी चॉइस होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट की। और इसी तरीके से इजराइल के साथ भी जो है वो रिलेशंस बनाने पड़ेंगे पाकिस्तान को, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर भी डाला जा रहा है, चाहे आप उसको इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से कह लें या चाहे आप उसको अमेरिका की तरफ से समझ लें, लेकिन ऐसा करना ही होगा और तभी जो है वो आगे हम बढ़ पाएंगे। अब ये और बात है कि यहाँ पे बहुत से मुल्ला माफिया और इस तरह के लोग हैं जो कि कहते हैं कि जी नहीं, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए और इस चीज से हमें रोका जा रहा है। लेकिन वक्त बदल रहा है, पाकिस्तान को भी बदलना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो एफएटीएफ में से निकले, अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसको दोबारा इस तरह की चीजें ना फेस करनी पड़े, उसको टीएलपी, टीटीपी और इस तरह की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको साइड पे करना पड़ेगा, उनका साथ ना देने का सोचना होगा, फैसला करना होगा कि हमने आगे जाना है और हमने इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं करनी। लेकिन साथ साथ बाकी कंट्रीज के साथ भी जो रिलेशंस होते हैं, जो हमारे कहना चाहिए जो कंट्रीज के रिलेशंस होते हैं, उसमें रिलीजन को साइड पे करना होगा और हमें आगे बढ़कर इजराइल को ना सिर्फ तस्लीम करना होगा बल्कि हमें उसके साथ मेल मिलाप और बिजनेसेस की बात या ट्रेड की बात भी करनी होगी। देखते हैं हम उन्हें क्या ऑफर कर सकते हैं और वो हमें किस तरह से मदद कर सकते हैं। यानी मैं मदद की बात कर रही हूँ, डोनेशंस की बात नहीं कर रही। मेरा मतलब है कि हम किस चीज में ट्रेड कर सकते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, अपने रिलेशंस को बेहतर बना सकते हैं। हमें जी भारत से हमें ज्वाइन किया है आसिफ रमीज दाऊदी साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं और हमेशा बड़ा स्ट्रांगली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो हम चलते हैं आसिफ साहब की तरफ और उनसे बात करते हैं। इस पे हम बात करेंगे। हमें जी भारत से ज्वाइन किया है आसिफ रमीज दाऊदी साहब ने, जो कि एनालिस्ट हैं और सब देखते ही रहते हैं टीवी के ऊपर भी, और हम वैसे भी यूट्यूब चैनल्स पे भी देखते हैं, लेकिन टीवी चैनल्स पे भी हम आसिफ साहब को सुनते रहते हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया आज। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते और जय हिंद टू ऑल माय इंडियन फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज अपने शो पे बुलाया। थैंक यू सो मच सर। सर जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हम इज़राइल की बात करेंगे और हम बात करेंगे इस्लामिक कंट्रीज़ की, तो क्या देखते हैं आप कि अब माहौल कुछ बदलता जा रहा है और अब आगे जाके इज़राइल को भी तस्लीम किया जाने लगा है, ख़ास तौर पे यूएई और सऊदी अरब और जिस तरह की इस्लामिक कंट्रीज़ की अगर हम बात करें पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान शायद इंतज़ार कर रहा है कि कहीं से कुछ इशारा मिले किसी बड़ी कंट्री से। तो क्या देख रहे हैं आप, कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है आपको माहौल? आरजू जी, बदलाव तो बहुत सारी देखने को मिल रही है पूरी दुनिया में ही। आप अगर हर तरफ नज़र उठा के देखें तो हर तरफ बदलाव है और नए नए समीकरण और इक्वेशंस बनते हैं और अपने इशू बेस्ड कुछ रिलेशंस होते हैं जो पूरी दुनिया अपने इंटरेस्ट के, अपने तमाम जो ममालिक हैं अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपने रिलेशंस डेवलप भी करते हैं अलग अलग कंट्रीज से। अब जैसा आपने कहा कि हमारे खत्ते में ख़ास तौर से यूएई या सऊदी या अरब वर्ल्ड के रिलेशंस और इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसमें देखें सब कोई इस बात को जानता है। हमने अभी कुछ साल
साल क्या दिसंबर 2020 एक साल अभी मेरा ख्याल है कि पूरे हुए हैं जबकि इब्राहिम अकॉर्ड एक जो सीरीज ऑफ ट्रीटीज़ जो थी नॉर्मलाइज करने की डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो ख़ास तौर से इज़राइल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन और सूडान और मोरक्को वगैरह को उसमें शामिल करें, उसकी एक ट्रीटी थी जिसको इब्राहिम अकॉर्ड का नाम इन्होंने दिया था। और उस ट्रीटी को के होने के बाद, इस एग्रीमेंट के होने के बाद यकीनन पूरी दुनिया में काफ़ी ताज्जुब की नज़र से भी देखा गया और काफ़ी लोगों ने इसको देखा जाए तो कुछ ने अप्रिशिएट किया, कुछ ने क्रिटिसाइज़ किया, जो आमतौर से होता है। लेकिन जो बदलाव मैं देख रहा हूँ या हम इस खित्ते में देखते हैं या पूरी दुनिया में, वो बदलाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है और हर फ्रंट पे दिख रहा है। अगर मैं खुद सऊदी अरब में हूँ और यहाँ की भी अगर बात करूँ तो आपको इस बात का इल्म होगा कि यहाँ पे जो अभी एक विज़न है 2030, उस 2030 विज़न के हिसाब से एक वाइब्रेंट और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी की बात चल रही है, वाइब्रेंट सोसाइटी की बात चल रही है, न्यूम सिटी की बात चल रही है। और यहाँ पे आप देखें कि आज की तारीख में औरतें जो हैं वो हर शोबे में काम करती हुई नज़र आती हैं, उनको इनकरेज किया जा रहा है, प्रोमोट किया जा रहा है। और जो एक लीडरशिप यहाँ पे है, उनका जो विज़न है, ख़ास तौर से यहाँ के किंग और जो अभी हमारे MBS हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी अगर आप 2030 के बाद अभी भी अगर कोई सऊदी अरब विज़िट करे या इस खत्ते को विज़िट करे तो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट सा माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन 2030 के बाद तो जो चीज़ें यहाँ पे जो प्लानिंग की गई है, अगर वो तमाम चीज़ें उसी हिसाब से चली तो यकीनन दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटायरली अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट इन द वर्ल्ड। तो ये तो एक बदलाव हमें देखने को मिल रहा है हर तरफ। अब जब ये इब्राहिम अकॉर्ड हुआ था, ख़ासतौर से UAE और इसकी अगर मैं इज़राइल की बात करूं तो मैं आपको बताता चलूं कि देखें कई ऐसे फैसले होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत सोच समझ के ली जाती हैं। लेकिन आज के हालात में आपने पैंडेमिक देखा होगा, पैंडेमिक के अंदर किस तरह से लोगों ने देखा कि जाने तो गई ही गई और माली नुकसान कितना हुआ और किस तरह से इकोनॉमिक फ्रंट पे पूरी दुनिया बड़े बड़े जो सुपर पावर्स कहलाते थे उन तमाम लोगों की कमर टूट गई थी। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखें कि लोगों को ये देखना पड़ता है कि कैसे हम अलग अलग रिलेशंस को डेवलप, ज़रूरी नहीं देखें रिलेशनशिप जो होती है ना इंटरनेशनल अफेयर्स में जब हम बात करते हैं या फॉरेन पॉलिसीज़ में, आजू जी आपको तो खुद मालूम है, आप तमाम चीज़ों पर नज़र रखती हैं, तो अलग अलग टाइप के रिलेशंस होते हैं। चाहे आप बायलैटरल रिलेशंस की बात करें या मल्टीलैटरल रिलेशंस की बात करें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें या ट्रेड और बिजनेस की बात करें या पीपल टू पीपल इंटरेक्शंस की बात करें। तो अभी मैं अपनी अगर खुद अपने मुल्क की मिसाल दूं तो चाइना से कितने हालात वो हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि बहुत ही एज पे है और बहुत ही ख़राब हालात हैं। उसके बावजूद 100 मिलियन से ज़्यादा का जो व्यापार है और जो ट्रेड और रिलेशन जो है वो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में होता है। तो आज आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो हालात है इकोनॉमिक की, वो आज की पूरी हिस्ट्री में इससे ज़्यादा ख़राब सिचुएशन इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ की नहीं रही थी जो अभी है। तो अब आप ऐसे सिचुएशन में देखें कि अगर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर जो वो पुरानी कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि एक नासूर सा बनता जाता है और एक सरदर्द सा बनता जाता है, तो अगर कोई ऐसा रास्ता निकलता है जो पीस की तरफ लेके जाता हो, जो एक कहते हैं यूनिटी की तरफ लेके जाता हो दुनिया में किसी भी कोने में, किसी खत्ते में, तो मैं इंडिविजुअली इसकी बड़ी इसको प्रोमोट भी करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। और होता क्या है कि जब आप इस तरह की कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं और जब आप इसको जेन्युइनली इसके स्पिरिट को, जो आपके एग्रीमेंट के अंदर जो स्पिरिट होती है उसको फॉलो करते हुए अगर आप इसको निभाने के लिए करते हैं तो कितनी जानें बचती हैं, कितना मुल्कों का फ़ायदा होता है। अब आप देखें कि कितने बिलियंस के तो इन लोगों के आपस में बिजनेस ट्रेड रिलेशंस डेवलप हो गए। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह के कोई रिलेशंस आते हैं जो आप इस चीज़ को नज़र में रख, जैसे मैंने इशू बेस्ड होती है बहुत से रिलेशंस, जब आप इशू बेस्ड रिलेशंस पे बात करते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा आपके मुल्क के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकता है। और ख़ासतौर से जब ऐसी सिचुएशन में जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब है, तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है या ऐसा कोई फ़ैसला लिया जाता है तो वो यकीनन उसको अप्रिशिएट करने वाली बात तो होती है। लेकिन मैं बार बार यही कहना चाहूँगा और कहता भी हूँ कि उसके स्पिरिट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उसको फॉलो करने की कोशिश होनी चाहिए।
صرف اس لیے نہیں کہ بس ایک فور دا نیم سے اس چیز کو کر دیا جائے، لیکن بعد میں اگر آپ دیکھیں کہ اس ایگریمنٹ کے سائن ہونے کے کچھ مہینوں کے بعد ہی غزہ میں کس طرح کے اٹیکس ہوئے اور کس طرح کی پرابلمز وہاں پہ آئی آپ کے فلسطین میں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیس کی آپ شروعات کریں اور اچھے پروسیسز کو لائیں اور ٹریڈ ریلیشنز کو بہتر کریں، اور خاص طور سے عرب ممالک میں آج کے حالات جو ہیں وہ بھی بہت سی چیزیں ایسی بدلتی جا رہی ہیں کہ بہت سے پرانی چیزوں کو لوگ نظر انداز کرتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ان کے، اب جیسے میں سعودی عرب کے اندر ہوں تو یہاں دیکھیں ایک پیٹرولیم جو ہے ایک سب سے بڑا اور سب سے اسٹرانگر ریسورس ہے یہاں کے انکم کا، لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہاں پہ اب حج اور عمرے کی بات ہوتی ہے یا ٹورزم کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، یا آپ ابھی نیوم سٹی کی جو میں ذکر کر رہا تھا یا 2030 ویژن کی، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ کس طرح سے ہم الگ الگ طریقے سے اس ملک میں ٹورسٹ کو یا دنیا کے پوری نظریے کو بدلتے ہوئے یہاں پہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں بزنس میں، انویسٹمنٹ میں، اور کس طرح سے ملکوں کا فائدہ ہو۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی ایسے فیصلے لینے پڑ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے جو میوچلی اور شیئرڈ انٹرسٹ کے بیس پہ ہوتی ہیں وہ فیصلے لینے پڑ جاتے ہیں۔ آرزو جی نہیں، آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جیسا آپ نے بتایا کہ آپ سعودی عرب میں ہیں تو وہاں تو کافی چینجز آئے ہیں، اور اب پہلے جو ہے وہ لڑکیاں یا فیمیلز ڈرائیو نہیں کر سکتی تھیں، اب اس کی بھی پرمیشن مل گئی ہے، اور بغیر محرم کے، یعنی بغیر کسی گھر کے مرد کے جو ہے وہ اجازت ہے کہ آپ حج یا عمرے کے اوپر عورتیں جا سکتی ہیں۔ یہ چینجز تو ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عرب میں۔ ہم نے یو اے ای کی بھی جیسے بات کی کہ وہاں پر انہوں نے فلیگ تک لگایا ہے اسرائیل کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے جو چیزیں لے کر آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ اسلامک کنٹریز جو ہیں پاکستان کے علاوہ، ان میں یہ بڑا اچھا بدلاؤ ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بھی اس طرف جائے گا، اور پاکستان بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے ٹرمز جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے پاسپورٹ پہ تو لکھا ہوا ہے کہ جی ہم اسرائیل نہیں جا سکتے، باقی کہیں کے لیے بھی جو ہے وہ پاسپورٹ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو آئی ایم جسٹ ویٹنگ کہ کب یہ چیز جو ہے ہوتی ہے، اور کب سعودی عرب یا امریکہ یا کسی طرف سے اشارہ ملتا ہے، تو آئی تھنک میں سب سے پہلی ہوں گی جو جا کے اسرائیل میں وزٹ کروں گی، لیکن پاکستان سے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چینجز جو ہیں یہ کتنا ٹائم لے گا، یہ مطلب آپ کے خیال سے پاکستان اس سب چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے میں، جو آپ کا آئیڈیا پاکستان کے لوگوں کے بارے میں؟ دیکھیں آرزو جی، اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے نا، اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ فیصلہ کوئی اتنا آسان فیصلہ تو ہوگا نہیں، کیونکہ یہ عرب اور اسرائیل کی جو ایک لڑائی تھی، کانفلکٹ تھا، یہ بہت ہی پرانا ہے اور بہت ہی کئی معاملے میں سینسیٹیو بھی مانا جاتا ہے۔ اور پاکستان بینگ، جب آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں اس طرح کا انوالومنٹ یا طالبان کو وہاں پہ اس لیول پہ جا کے سپورٹ کرنا یا اسلامک آئیڈیولوجی کو اتنا زیادہ انکریج کرنا، تو ایک چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ فیصلہ اتنا آسان ہوگا نہیں، اور اگر ہوگا بھی تو کب اور کیسے لیا جا سکتا ہے۔ اور لینے کے بعد کے جو کچھ مسائل ہیں آرزو جی، وہ یہ ہے کہ چیلنجز بہت ہی زیادہ ہیں۔ اب فیصلہ لینے کی اگر میں بات پہ آتا ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ تو پورا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کو کب کون سی چیز اس کے ملک کے حساب سے سب سے زیادہ بینیفیشل لگتی ہے اور اس کے حساب سے وہ فیصلہ لے۔ لیکن جو ابھی سب سے اہم چیز یہ ہو جاتی ہے کہ آپ اگر وہاں کے حالات دیکھیں تو وہاں جو ایکسٹریمسٹ ایک ایشو ہے، جو آپ ابھی ٹی ایل پی کی بات کریں یا ٹی ٹی پی کی بات کریں، اس پہ میں ڈسکشن میں آگے آؤں گا اگر کوئی ایسا سوال آتا ہے، لیکن اس سے بھی جو ایک بڑی چیز ہے وہ ہے فوج اور اسٹیبلشمنٹ۔ حالانکہ دو طرح کے رخ میں میڈیا رپورٹس میں دیکھتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایون فوج کے بھی کئی لوگ اور میڈیا کے کئی لوگ یہ کھل کے کہتے رہے ہیں کہ بھائی اسرائیل کے ساتھ ایشو بیسڈ ریلیشنز کو ڈیولپ کر لینا چاہیے پاکستان کو، اور کچھ لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، جو کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ دو طرفہ رخ ملتا ہے۔ لیکن وہاں جو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی ایک اسٹیبل گورنمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی ایسے بڑے فیصلے لینے کے لیے۔ انسٹیبلٹی اتنی زیادہ بھی بیچ میں بات چل رہی تھی کہ پتہ نہیں عمران خان کی سرکار 2-3 مہینے میں رہے گی کہ نہیں، حالانکہ مجھے تو تمام چیزیں ایسی لگ رہی تھی، جو میں رپورٹس دیکھ رہا تھا اس کو دیکھتے ہوئے، کہ تمام ایک گیم سا لگ رہا تھا۔ لیکن اس سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ کیا اگر ایسی کوئی سرکار ہو وہاں پہ جو پوری طرح سے ریموٹ کنٹرول سے چلتی ہو، جس میں اس کی اپنی کچھ خاص سے ہو نہیں، فورن پالیسی پوری طرح سے آؤٹ سورسڈ ہو، اور وہاں پہ آپ کوئی بھی فیصلے
बगैर इस्टेब्लिशमेंट के या बगैर उन फोर्सेस के आप ले नहीं सकते हैं। तो ऐसे फैसले लेना मेरे हिसाब से, जो अगर मैं एनालाइज करता हूँ, तो बहुत ही मुश्किल फैसला होगा, क्योंकि आप वहाँ देखें ना कि छोटी छोटी चीज़ें हो या बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ में वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। और चाहे आप बिजनेस की बात करें, चाहे आप छोटी कहते हैं ना कि आप मेडिसिन से लेके आप फार्मिंग से लेके आप छोटी बड़ी तमाम चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहता है इस्टेब्लिशमेंट का। अब ऐसे हालात में क्या वहाँ की सरकार ऐसे फैसले ले पाएगी, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। हालांकि अभी जो वहाँ के हालात हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो उनको ये सोचना चाहिए कि वहाँ के अंदर के हालात को ठीक करते हुए हिंदुस्तान से कैसे वो सबसे अच्छे रिलेशन को डेवलप करे, फेज बाय वाइज अगर वो चलें। अगर तो हिंदुस्तान से कुछ रिलेशन डेवलप हो जाते हैं, कुछ बेहतर हो जाते हैं, फिर वो दूसरे और ममालिक की तरफ बढ़ते हुए फिर वो इजराइल की बात तो बाद में आएगी। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से जो जितने भी इनिशिएटिव्स ली जाती है ना, तो वो तमाम फोर्सेज जो उसको डिरेल कर देती है, उसको रोकने की ज़रूरत है। और अभी पाकिस्तान के जो वहाँ की आवाम है, उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या अहम चीज़ है, उसको नज़र में रखते हुए वहाँ की सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पे ये हो जाता है कि वहाँ की सरकार अगर खुद मुख्तारी से कुछ फैसले ले सके तो एक बड़ी बात होती है, लेकिन वहाँ अगर हिंदुस्तान कुछ करना चाहता है, उसको डिरेल कर दिया जाता है। अब ऐसे हालात में क्या वो इजराइल से ऐसे कोई रिलेशन डेवलप करने की क्षमता या कैपेबिलिटी में वहाँ की सरकार हो सकती है? ये हुआ पहला सवाल। दूसरा सवाल ये हुआ कि अगर तो ऐसा हो गया, तो अभी आप देखिए कि किस तरह से वहाँ की सरकार ने एक ऐसे टेररिस्ट ग्रुप को, सैंक्शन ग्रुप्स को और ऐसे कुछ लोगों को, पहले तो 200 से ज्यादा लोगों को वहां पे जेल से रिहा करवा दिया गया और टीएलपी के घुटने के बल सरकार को कर दिया गया। बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न है कि आप एक डेमोक्रेसी को लीड करते हैं और वहां पे आपकी फौज इतनी मानी जानी होती है, और वहां के बहुत सी ऐसे कहते हैं ना कि चीजें हुई हैं जो लोग उसको वो भी करते हैं कि हाँ देखो यहाँ ऐसा भी होता है। उसके बावजूद कुछ ऐसी सरकारें रही हैं जो अपने अपने वक्त में चीजें उन्होंने की हैं। लेकिन अभी की जो सरकार है वो ये देख के ऐसा लगा कि कैसे वो उस टीएलपी और टीटीपी के सामने, लेकिन अगर टीएलपी को मैं खास तौर से फोकस करके बोलता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि चैलेंजेस जो क्या क्या आएंगे उस पर मैं इसको कनेक्ट करूंगा। अभी कैसे एक छोटी सी बात में फ्रांस के एम्बेसडर को लेकर इतने बड़े मसाइल वहां पे खड़े हो गए और कितनी वहां परेशानी हुई, पूरा फोकस यहाँ पे, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, पाकिस्तान के दूसरे हालात कैसे हो रहे थे, और वहां पे वहां की सरकारें इन्वॉल्व हो गई कि कैसे वो टीएलपी को मनाए। और आखिर में क्या हुआ कि वो टीएलपी जिसके बारे में पाकिस्तान और वहां के खुद एनएसए और दूसरे तमाम लोग ये कहते रहे कि हिंदुस्तान से वहां पे फंड भेजा जाता है, उनको मदद की जाती है, जो एक तमाम एक नैरेटिव सेट करके कहा जाता था, उसके बावजूद अगर टीएलपी को वहां पे एक्सेप्ट किया जाता है, और एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, उनके लोगों को छोड़ा जाता है, सैंक्शन लोगों को उनको लिस्ट से हटाया जाता है, और उसके बाद आप ये करते हैं कि यहाँ तक कि आप हुकूमत में शामिल होने तक का न्योता देते हैं, और कल को इलेक्शन लड़ेंगे, उसमें से कुछ लोग हो सकता है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स बन जाए, तो आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज जो कि इजराइल से रिलेशन डेवलप होने की बात हो, या कोई ऐसी चीज जो इंडिया से रिलेशन को डेवलप होने की बात हो, या कोई ऐसी चीज जो वहां पे इन जनरल वहां की कौम के लिए फायदा हो सकता हो, उन चीजों को, ऐसे चीजों को एनकरेज किया जा सकता है? ये हुई दो बहुत ही बड़ी चीजें। लेकिन वहां के जो इंटरनल जो मसाइल है ना, इससे पहले कि बाहर की तमाम चीजों को देखी जाए, वहां आज की तारीख में जो मसाइल इतने ज्यादा हो गए हैं, वो उन मसाइल को सबसे पहले अगर देखते हुए उसको खत्म करने की कोशिश की जाए, आप एफएटीएफ से बाहर आने, ग्रे लिस्ट से बाहर आने की कोशिश करें अगर वहां की सरकार, उसके बाद कुछ फंड्स मिले, कुछ कर्ज से दूर हो जाए, अपनी इकोनॉमी को अगर और बढ़ाए, और ये तमाम चीजों में ये इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत मैटर करता है कि आपके दूसरे मुल्कों से कितने अच्छे रिलेशंस हैं। एफएटीएफ में तो अभी ग्रे लिस्ट में है, कल को अगर टीएलपी के इस तरह के रिलेशंस और टीटीपी के साथ जो मामला हैं उसको देखते कहीं ऐसा ना हो कि वो ब्लैक लिस्ट में भी आ जाए। तुर्की सपोर्ट करती रही, तुर्की खुद ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में है। अब आप बताएं कि चाइना का एक अकेला सिंगल फोकस रहते हुए चाइना के तमाम एजेंडे को फुलफिल करने के बावजूद आज देखें कि चाइना को यूएसए में जो डेमोक्रेसी समिट है उस पर चाइना को नहीं बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान को बुलाया गया। इसके पीछे क्या कारण है वो सारी दुनिया समझती होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ कहीं ना कहीं दो अलग अलग चीजें चाइना और पाकिस्तान की तरफ भी दिखती हुई नजर आ रही है। अब अगर आप पूरी तरह से चाइना के एजेंडे को फुलफिल करने में लगेंगे और उनके सही और गलत तमाम दिन को दिन रात को रात करने के एजेंडे में लगेंगे तो इंटरनल मसाइल बढ़ेंगे, और जब वो इंटरनल मसाइल बढ़ेंगे तो उसके बाद आप देखें आरजू जी कि कैसे दूसरे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और अगर
वहाँ की हुकूमत जो है वहाँ के अवाम के हक में चीज़ों को अगर सही माने में सोचे, जो सोचना चाहिए, जो अभी वो नहीं सोच रहा है, तो उसमें आप देखें कि वहाँ के अवाम का बहुत बड़ा फायदा होगा। अभी देखें कुछ दिनों पहले ये बात बिल्कुल चल रही थी और ये ऐसा दिख रहा था कि नहीं, अब ये इमरान खान की जो सरकार है 2-3 महीने के अंदर वो खत्म हो जाएगी, लेकिन एक यू टर्न हुआ और किस तरह से जो वहाँ पे इस सरकार को दोबारा से रहने की बात नहीं, मेरा तो अपना एनालिसिस ये होता है, हमेशा हम हर डिबेट में ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए सारी क्रिटिसिज्म जो है वो इमरान खान की सरकार को मिलती रहती है और मिलनी भी चाहिए, लेकिन जो रिमोट कंट्रोल से उसको चलाते हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे जो भी फोर्सेस हैं, उनके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म होता नहीं है। तो कोई भी मिलिट्री कू या मार्शल लॉ या दूसरी तमाम चीज़ों को मुझे लगता है अभी कुछ सालों तक या आगे आने वाले दिनों तक लोग भूल जाएं, क्योंकि जब ये तमाम चीज़ें ऐसे चल ही रही है, सारा काम उनका हो रहा है और कोई उनको इनकी तनकीद नहीं मिल रही है, और सारे जो है वो कहते हैं ना, आप दूसरे लोग आपके इस पे फ्रंट पे जाके आपके लिए काम कर ही रहे हैं, और ऐसी अगर डेमोक्रेटिक हुकूमत होती है तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसमें आप आगे किसी भी तरह से इमरान खान की सरकार में बदलाव मुझे अभी नहीं दिख रहा, और जब तक कि ये बदलाव नहीं आएगा या कोई अभी बहुत ही स्टेबल सरकार वहां पे नहीं आएगी, तो इतने बड़े फैसले जो इजराइल के जैसे मुल्कों के साथ रिलेशन, कोई इतना आसान काम तो होगा नहीं, वो फैसले लेना पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। बिल्कुल, लेकिन फिर भी अगर सऊदी अरब और दूसरी कंट्रीज, जैसे मैंने कहा कि अमेरिका और कहीं से प्रेशराइज किया गया, तो बिल्कुल पाकिस्तान जो है इस तरफ जा सकता है। लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि जी फॉरेन अफेयर्स जो हमारे चल रहे होते हैं और फॉरेन रिलेशनशिप जो हमारी चल रही होती है दूसरी कंट्रीज के साथ, इसी तरीके से इस्लामिक कंट्रीज पे भी अगर हम दोबारा बात करें तो हम देखें कि जो हमने यूएई को देखा या हमने दूसरी कंट्रीज को देखा जिनके इजराइल के साथ अब टर्म्स बेहतर होने जा रहे हैं, इवन अगर हम भारत की भी बात करें तो इनके बीच में हमने नहीं देखा कि वो कोई रिलीजन को लेकर आए हों, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज ने। इसी वजह से आगे बढ़ पाए, इसी वजह से जो है एक दूसरे की कंट्रीज में विजिट्स हो रहे हैं और बिजनेस की बात हो रही है, आगे बढ़ने की बात हो रही है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अपना कंट्री को रन करने में या कंट्री को आगे लेके जाने के लिए अगर कोई चाहता है कि वाकई में कंट्री प्रोग्रेस करे, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, किसी भी कंट्री की, तो उसमें रिलीजन को साइड पे रखना पड़ेगा आपको और आपको बाकी चीजें लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, ये आपको लगता है? या फिर रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको आगे लेके जाया जाए? हर कंट्री का कोई भी बात करने से पहले हम देखें कि हम यहूदी से बात कर रहे हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। देखिए आज की दुनिया में जो तमाम चीज़ें बदल रही हैं, और वैसे भी मैं भी इस बात को समझता हूँ और सोचता हूँ कि रिलीजन का हर जगह पे इन्वॉल्वमेंट होना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। रिलीजन देखें आपका अपना एक डायरेक्ट आपका मामला आपके अल्लाह से, आपके गॉड से, आपके भगवान से होता है, और सबके अपने अपने फेथ और अपना अपना वो होता है कि हम किसको मानते हैं, और सब अपने अपने कंट्रीज इशू बेस्ड चीज़ों को लेके आज इंटरनेशनली ग्रो करने की कोशिश करता है। अब आप देखें पाकिस्तान के अंदर भी अगर रिलीजन के इस एस्पेक्ट को कम कर दिया जाए, अभी आप इमरान खान को भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि वो पूरी तरह से इस्लामिक और इस्लामिस्ट एक जो होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को रिलीजियस नहीं होना चाहिए, या सबके अपने अपने फ्रीडम है, अपने अपने हिसाब से अपने फेथ को लेके आगे बढ़ें और जिसको जिस रिलीजन में यकीन है उस हिसाब से आगे बढ़ें। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसको स्टम्बलिंग ब्लॉक बनाना चाहिए आगे अपने मुल्क की तरक्की के लिए? बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए ये तो रिलीजियस इशूज ही है ना, जो एक्सट्रीमिज्म है जो अफगानिस्तान के अंदर जो इतने दिनों से 15 अगस्त से आप देखें कितने मामला वहां चलते रहे, कितने लोगों की जाने गई, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड तक सही से नहीं पहुंच रहा है। क्या वजह है? वो सबसे बड़ी वजह तो यही है ना कि वहां पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है और रेडिकलाइजेशन उसको बहुत ज्यादा है, रेडिकल थॉट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप उन चीज़ों के पीछे पड़े रहेंगे और आपको लगेगा कि हम उसी की तरफ जाके ही हमें अपने इस आज की दुनिया में आगे बढ़ना है, तो मुझे लगता है कि इन दो चीज़ों को अलग करने की ज़रूरत है। वो इसलिए ज़रूरत है कि देखें इशू बेस्ड चीज़ों को लेके ही आप आज तरक्की कर सकते हैं। आपकी सोच थोड़ी सी प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा, और खासतौर से जब हुकूमतें बनती है ना उनके शोल्डर्स पे विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं ना विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आपके पास इतनी बड़ी इतनी मुल्कों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, वहाँ की आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, वहाँ के लोग भूखे न मरे, वहाँ के लोग जो है बेरोज़गारी से परेशान न हो, वहाँ के लोगों की
बेकसूर लोगों की जानें नहीं जाए। अब आप देखें कि ये तमाम रिलीजियस इश्यूज तो ही हैं कि वहाँ पे आर्मी स्कूल के अंदर कितने मासूम लोगों की जान चली गई, मस्जिदों के अंदर लोगों को मार दिया गया, या हम अपने इलाके की भी बात करें तो हमें भी आज की डेट में लोग कितनी भी कुछ बात करें, हमने ये देखा है कि यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर जितने भी एक्सपैट्रिएट्स रहते हैं, अगर पाकिस्तान से तो जाहिर है कि मेजॉरिटी या सब सारे मुसलमान ही है, लेकिन अगर मैं हिंदुस्तान से या दूसरे मुल्कों से बात करूं तो वो अलग अलग रिलीजन से यहाँ पे आते हैं, सबके साथ एक तरीके का सुलूक होता है। और आज अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में भी बात करें तो यूएई ने अगर इस रिलेशन को आगे बढ़ाया है तो क्या ये सोच के बढ़ाया है कि रिलीजियस नहीं, वो ये सोच के बढ़ाया होगा कि कहीं ना कहीं उनको आप जो जिस मुल्क की या जिस इंसान की कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उस अच्छी चीज़ को लेते हुए जो ख़राब चीज़ें उनको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई रिलेशंस बनती हैं तो वो म्यूचुअल और शेयर्ड इंटरेस्ट में बननी चाहिए, और एक कॉमन कुछ ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जिससे कि दोनों मुल्कों का फ़ायदा हो। और इसमें ये रिलीजन और दूसरी चीज़ें नहीं आके फोकस ये होना चाहिए कि इंसानियत को कैसे बचाया जाए, अपने मुल्कों को कैसे आगे लेके जाया जाए, तभी जाके ये तमाम चीज़ें बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ रिलीजियस फ्रंट पे अगर बात करेंगे तो चीज़ें देखें वो सिर्फ रिलीजियस एतबार से ही हल हो पाएगी। लेकिन आज के माहौल में, आज की जो दुनिया है उसको देखें आप, हमारे मुल्क से अभी कुछ दिनों पहले, एक पिछले हफ्ते की बात है कि जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो है इंडियन आर्मी चीफ, उन्होंने इजराइल विजिट किया। या आप देखें कि हमारे मुल्क के जो लीडरशिप है वो कहाँ कहाँ अलग अलग कंट्रीज में विजिट कर रही है। या हमारे मुल्क से जो हमारे प्रधानमंत्री वो सऊदी अरब आए, सऊदी अरब में उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, और वो है हिंदू, वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के जो एक सेक्युलर कंट्री है। तो अगर सऊदी अरब में ये फीलिंग होती कि वो अगर किसी ऐसे मुल्क से हैं और हमारे मुस्लिम कंट्री से वो बिलोंग नहीं करते हैं तो हम उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्यों दें, तो वो तो गलत बात हो जाती। तो आप ये देखें कि इन तमाम चीज़ों को साइड में रखते हुए ये तमाम देखने की ज़रूरत है कि कैसे हम बेहतर तरीके से आगे बढ़े। लेकिन उसकी एक शर्त ये होनी चाहिए कि जो इत्तेफाक हो, जो एग्रीमेंट हो, वो ज़मीनी हकीकत उस पर ज़मीन पे वो उतरना चाहिए। अगर पीस की बात कर रहे हैं तो पीस होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो जो इब्राहिम अकॉर्ड हुआ उसके बाद गाज़ा में जो चीज़ें हुई वो भी सही नहीं है। तो आपको अपनी ज़ुबान पे, अपनी बात पे और अपने कमिटमेंट पे भी रहने की ज़रूरत है। जब तक कि आप दोनों तरफ से आगे एक कदम आप बढ़े, एक कदम वो बढ़े, और अपने ज़ुबान पे, अपने कमिटमेंट पे बरकरार रहे, तभी जाके चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस के बेस पे देखिए कितनी जाने और कितने मुल्के तबाह और बर्बाद हो गए। अब अफगानिस्तान आपके सामने एक बड़ी मिसाल है कि कैसे सिर्फ आप रिलीजियस सोच को लेते हुए आप देखें तो वो तबाही और बर्बादी की तरफ वो अलग अलग आइडियोलॉजीज आ जाती है। अब ये भी नहीं है ना कि इस्लाम की भी अगर बात करें आप, या आप हिंदुइज्म की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, तो सब अपने अपने हिसाब से कुछ आइडियोलॉजीज को लेके आ जाते हैं। जैसे कि आप अफगानिस्तान के अंदर ISI के की आप बात करें वो अलग आइडियोलॉजी है उनकी, आप शिया की बात करें, सुन्नी की बात करें, वो अलग आइडियोलॉजी हो जाती है। आप अगर यहाँ चले जाए तालिबान की बात करें, उनकी अपनी एक अलग आइडियोलॉजी हो जाती है। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों से क्या होता है कि अगर मैं एक मुस्लिम होने के नाते इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँ तो वो तमाम लोग जो रिलीजन को इस तरह से अपने अपने हथियार और टूल की तरह यूज़ करते हैं, वो आप और हम जैसे मुसलमानों को भी अक्सर जो है बदनाम करते हैं, और हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का खामियाजा भी उठाना पड़ता है। लिहाजा हमें देखें, अल्लाह से जो हमारा ताल्लुक है, या जिस किसी बंदे का अपने भगवान, अपने गॉड से ताल्लुक है, वो उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। और हमें हर रिलीजन यही सिखाता है कि हम आपस में मोहब्बत करें। हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है कि हम मासूम लोगों की जान नहीं लें, हम जिस मुल्क में है उस मुल्क की इज्जत करें, वहाँ के कवानीन की इज्जत करें। इन तमाम चीज़ों को अगर बेसिक्स को अगर समझा जाए और उस बेस पे चला जाए प्रोग्रेसिव सोच के साथ, तो रिलीजन हमें उस तरह की चीज़ें नहीं सिखाता। लेकिन हम उन चीज़ों को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक हो जाता है। जिसकी मिसाल मैं आपसे सबसे बड़ी मिसाल दूंगा वो अफगानिस्तान और इवन आज की जो पाकिस्तान की हालात है वो। अगर ये रिलीजियस मामला नहीं होता और इमरान खान अगर उस हिसाब से नहीं सोच रहे होते, तो किसी न किसी तरह से वो जो कई पुलिस वाले की जान चली गई मासूमों की, उनके सामने वो उस रिलीजियस और उस रेडिकल ग्रुप के सामने घुटने नहीं टेकते। और वो जो आर्मी स्कूल या उससे पहले जो मासूमों की जान गई, उनके माँ बाप से पूछे क्या बीतती होगी, उसके बाद वो TTP के सामने घुटने नहीं टेकते और ऐसी ताकतों को, ऐसी फोर्सेस को आगे
बढ़ने नहीं देते। कहीं ना कहीं हमें इन तमाम चीज़ों से सबक लेने की ज़रूरत है कि हम किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने मुल्क वालों को क्या जवाब देंगे। और अगर आप रिलीजियस एतबार से भी देखें तो आपको आगे ऊपर भी क्या जवाब देना। अगर आप जन्नत की भी बात करें या आप अगर मरने के बाद की भी बात करें तो आप वहाँ क्या जवाब देंगे कि आपने मासूमों की जान ली। आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे आप रोजी रोटी वहां पे इकट्ठा करवाएं, कैसे वहां पे लोगों की जान बचाएं, कैसे वहां पे चैन सुकून लाए, अमल लाए, और कैसे आप प्रोग्रेसिव सोच के साथ एक बढ़िया मुल्क, मिसाली और आइडियल मुल्क बने और छोटी छोटी चीजों को भूलते हुए इंसानियत की बात करें और किसी भी तरह से मेल मिलाप के साथ मोहब्बत का पैगाम फैलाएं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसी तरीके से हमने देखा कि किस तरह से इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इजराइल के साथ मेल मिलाप कर रही हैं और उनके साथ बातचीत चल रही है। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान को भी इस तरफ सोचना चाहिए और पाकिस्तान को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू।